गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डार्क पैटर्न्स। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जहाँ पर रिटेलर्स या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे सोशल मीडिया कंपनीज, कहा जा रहा है कि वो डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो बेसिकली कैसे आपको सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रिक कर सकता है, इसको हम डार्क पैटर्न्स कहते हैं। तो ये एक तरह से एक ऐसा इंटरफेस बनाया जाता है, जैसे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो साइड में जो है एक काउंटडाउन चल रहा होता है कि ये सेल जो है इतनी देर में ख़त्म होने वाली है। जबकि वो सेल जो काउंटडाउन है वो बार बार रिवाइव करते रहते हैं, हर 2 दिन बाद वो हर एक दिन बाद वो रिवाइव होता रहता है। लेकिन उस काउंटडाउन को देखकर यूज़र बिहेवियर कैसे जो है वो ट्रिक होता है कि यूज़र को लगता है कि बस ये सेल कुछ टाइम की रह गई है, कुछ घंटे की रह गई है, इसलिए मुझे ये जो है वो ऑर्डर कर लेना चाहिए। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को ट्रिक किया जाता है आपको बाय करने के लिए, इसको हम डार्क पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है। तो जैसे सोशल मीडिया कंपनीज हैं या बिग टेक फर्म्स हैं, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक टाइप, ये इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह से कंज्यूमर को कंफ्यूज कर देती हैं, जो कैंसलेशन प्रोसेस है उसको इतना डिफिकल्ट बना देती हैं, ताकि जो है पर्सन जो है, जो भी यूज़र है या कंज्यूमर है, वो एक बार ऑर्डर किए जो है प्रोडक्ट को कैंसिल करने में थोड़ा हिचकिचाए। ठीक है। तो पूरे के पूरा जो एक्सपीरियंस है इंटरनेट यूज़र का वो अफेक्ट करती हैं। ये यूज़र्स को कंफ्यूज कर देती हैं, ऑनलाइन ऑब्स्टिकल्स लेके आती हैं कि कैसे वो कैंसिल करें प्रोडक्ट को। ऐसा ही यूएस के फेडरल ट्रेड कमीशन ने देखा कि लगभग 30 डार्क पैटर्न जो है वो सितंबर में उन्होंने देखे, और कहा कि बेसलेस काउंटडाउन चलाए जाते हैं ऑनलाइन डील्स पर। कैंसिलेशन बटन्स को जो है वो इतना छुपाकर बनाया जाता है कि पर्सन जो है उसको देखे ही ना। ठीक है। फिर अब जो है ये अभी तक तो सिर्फ हमने ऑनलाइन देखा है, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में डार्क पैटर्न्स वहाँ पर भी पहुँच जाएँ लोगों को ट्रिक करने के लिए। तो इसीलिए जो है यूज़र्स को कहा जा रहा है कि वो आप जो है यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स को ही चूज़ करो। ऐसी वेबसाइट से ही सिर्फ जो है आप डील करो जो आपकी राइट टू प्रिवेसी और राइट टू चूज़ को रिस्पेक्ट करते हो। इंडिया में अगर अब देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि 1/3 ऑफ जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, उन्होंने देखा कि जो इन्फ्लुएंसर्स जो है प्रमोट करते हैं, वो उसको रेगुलर कंटेंट की तरह प्रमोट कर रहे होते हैं। मतलब आप जब कोई वीडियो देखते हो, कोई कंटेंट देखते हो, तो आपको लगता है कि वो नॉर्मली ही जो है कंटेंट है, लेकिन उसमें किसी तरह से सटल फॉर्म में मार्केटिंग की जा रही होती है। ठीक है। तो उसके लिए ही जो है एक टास्क फोर्स भी बनाई जा रही है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको ठगा ना जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राम न्यायालय। ये आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक पार्लियामेंट्री पैनल ने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही एपेथेटिक है ग्राम न्यायालय को बनाने में, और उतना ज़्यादा एपेथेटिक है कि ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो चुके हैं ग्राम न्यायालय। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कहा है कि देखो क्या इसको हम फर्दर कंटिन्यू करें भी या ना करें इस स्कीम को। तो ग्राम न्यायालय क्या होते हैं? विलेज कोर्ट्स होते हैं, स्पीडी जस्टिस, एक्सेस, ईजी एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंदर इनको एस्टैब्लिश किया जाता है। टारगेट तो ये था कि हम 5,000 विलेज कोर्ट्स बनाएंगे इंडिया में, लेकिन सिर्फ 200 ही बनाए गए हैं। ठीक है। तो मतलब जो है आपके 5% ही लगा लो आप, जो है वो जो है लगभग लेस देन 5% रादर। ठीक है। मतलब 2% कह सकते हो। 2% के आसपास जो है वो 2 या 4% रादर एग्जैक्ट अगर हम देखें तो सिर्फ 4% जो है ग्राम न्यायालय बनाए गए हैं, जितना टारगेट था। तो ग्राम न्यायालय जो है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के होते हैं। इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है न्याय अधिकारी जिनको हम कहते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। तो हर पंचायत के लिए बनाने के लिए जो है ये एस्टैब्लिश करने के लिए जो है सोचा गया था इंटरमीडिएट लेवल पर, या फिर अगर बहुत छोटे ही कोई वो हैं विलेज, तो उनके लिए बहुत सारी पंचायत के लिए एक ग्राम न्यायालय बनाने का सोचा गया था। और इनका जो ग्राम न्यायालय की सीट है, वो हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरमीडिएट पंचायत में बनाने का सोचा गया था। अब ज्यूरिसडिक्शन ग्राम न्यायालय की कहाँ होती है? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके इस ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करती है। न्याय अधिकारी के पास ये भी पावर होती है कि वो मोबाइल कोर्ट्स भी जो है वो होल्ड कर सकता है, इन केस अगर विलेज में जाकर जो है वो कुछ सुनवाई करनी हो तो। सिविल और क्रिमिनल दोनों ज्यूरिसडिक्शन होती हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंसेस को भी जो है वो ट्राई कर सकते हैं, अगर उनके जो ग्राम न्यायालय एक्ट है उसके फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में जो भी एक्ट्स डाले गए हैं, जो भी पावर्स डाली गई हैं, वो सारी जो है
ये ग्राम न्यायालय एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी गई है कि वो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल जो है एक्ट का दोनों को अमेंड कर सकें। अब जो है इसकी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो होती है वो हाई कोर्ट्स जो है वो जो है वो फिक्स करते हैं, और सिर्फ जो है नॉर्मल आपके कोर्ट की तरह ही फंक्शन नहीं करते हैं, बट इवन जो है डिस्प्यूट्स को ये कंसीलिएशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पोलर बियर। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। तो कनाडा के जो है वेस्टर्न हडसन बे में पाया गया है कि जो पोलर बेयर्स हैं वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो मर रहे हैं। इवन जो फीमेल और यंग पोलर बेयर्स हैं वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड हैं इससे। 2021 में लगभग 618 पोलर बेयर पाए गए इस एरिया में, जबकि 2016 में ये 842 होते थे। तो लगभग अगर हम 1980 से देखें तो लगभग 50% जो है पॉपुलेशन ड्रॉप हो रही है इसकी। तो जो है आपको पोलर बियर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट प्रेडेटर्स हैं आर्कटिक रीजन में। ये एक फूड रिसोर्स का भी काम करते हैं आर्कटिक फॉक्सेस और आर्कटिक बर्ड्स के लिए। आपकी फूड चेन को बहुत ही सिवियरली इम्पैक्ट कर सकते हैं, हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम को जो है ये ख़राब कर सकते हैं अगर ये नहीं रहेंगे तो। क्योंकि अगर पोलर बियर्स जो आपके फ़िश के ऊपर सर्वाइव करते हैं या सील के ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो अब जो है अगर ये नहीं रहेंगे तो सील की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, और अगर इनको सील नहीं मिलेगी तो ये दूसरी जो है स्पीशीज़ जैसे आर्कटिक फॉक्स या वॉलरस उनको टारगेट करना शुरू करेंगे। तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ सील्स के अलावा जो है ये बाकी स्पीशीज़ के ऊपर भी जो है ये एक मुसीबत आ सकती है। तो पोलर बेयर को हमने वल्नरेबल कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है IUCN की रेड लिस्ट में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वीर बाल दिवस। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली एक हिस्टोरिक प्रोग्राम जो है वीर बाल दिवस जो है उसको मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जो है वो अटेंड किया है। तो अब आपको पता होगा कि ये साहिबजादा जी कौन थे, कौन से कितने साहिबजादास थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 सन थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। अगर आप इनकी स्टोरी देखोगे कि इन्होंने किस तरह से सेक्रीफाइस दिया तो बहुत ही कमेंडेबल है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो हैं ये इनको खालसा में जो है इनिशिएट किया था गुरु गोबिंद सिंह जी ने, और उस चारों को मुगल फोर्सेस ने बिफोर द एज ऑफ 19 मार दिया था। दिसंबर 26 को साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की जब वो सिर्फ 9 साल और 6 साल के रिस्पेक्टिवली थे, तभी उनको जो है मुगल फोर्सेस ने 1705 में जो है एग्जीक्यूट कर दिया विद देयर ग्रैंड मदर माता गुजरी जी। ठीक है, तो एक तरह से उनको एक ब्रिक एनक्लोजर में जो है सफोकेट करके मार दिया गया। तो इससे बड़ा जो है सेक्रीफाइस आज तक इंडियन हिस्ट्री में नहीं देखने को मिला है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं वो हमारे 10th जो है सिखिज़्म के 10th सिख गुरु थे। तो अब इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ खालसा जिसको पंच के भी बोलते हैं, केश, कंगा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, ये इन्होंने जो है ये 5 प्रिंसिपल्स दिए। वो मुगल्स के अगेंस्ट बैटल भी लड़े, बैटल ऑफ मुक्तसर 1705 में। गुरु गोबिंद सिंह जी को मुगल असैसिन ने 1708 में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब एक मार दिया था। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक पंडित मदन मोहन मालवीय। ये भी आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली पंडित मदन मोहन मालवीय को ट्रिब्यूट पे किया है एट अ फंक्शन इन पार्लियामेंट। तो इनका बर्थ जो है वो 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। इनको महात्मा गांधी जी ने महामना का जो है वो टाइटल दिया था क्योंकि वो उनको अपना एल्डर ब्रदर कंसिडर करते थे। 2014 में पंडित मालवीय जी को भारत रत्न दिया गया पोस्टह्यूमसली। 2016 में इंडियन रेलवेज ने वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस भी उनके नाम पर जो है वो शुरू की। अगर इनके हम मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1916 में इन्होंने बनाया, जिसके 19 साल तक वो वाइस चांसलर रहे। हिंदू महासभा के भी जो है अर्ली लीडर्स थे ये, उनको और इसको बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था 1906 में। चेयरमैन रहे हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के। जो है लीडर, हिंदुस्तान दैनिक, मर्यादा, बहुत से हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को भी उन्होंने फाउंड किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉम्ब साइक्लोन, ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस में जो है डेथ टोल माउंट होता जा रहा है। 34th अगर हम देखें तो डेथ टोल आप देखने के सामने आया है। तो बॉम्ब साइक्लोन की वजह से जो है ये यूएस में दिक्कत आ रही है। तो बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, अभी हमने एक यूट्यूब चैनल पर हमारे वीडियो इसको डिटेल में हमने समझाया भी था। तो हम देखते हैं कि बॉम्ब साइक्लोन होता क्या है। तो बॉम्ब साइक्लोन एक मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म है जिसमें सेंट्रल प्रेशर इतनी तेज़ी से ड्रॉप होता है इन फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स कि जो आसपास का प्रेशर जो है वो हाई है,
बीच का प्रेशर बहुत तेज़ी से नीचे गिर गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो गया है। तो जब प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज़ हो गया तो विंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो जिसको हम जो है पूरे इस प्रोसेस को बॉम्बोजेनेसिस भी कहते हैं। ऊपर से जब रोटेशन ऑफ अर्थ हो रही है तो उससे साइक्लोनिक इफेक्ट भी आ रहा है, और आपको याद होगा कि जो है नदर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो जो ये इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर हम व्यू फ्रॉम अबव देखें तो, ठीक है। तो अब जो है बॉम्ब साइक्लोन जो है बिकॉज ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट एयर मासेस के कांटेक्ट में आने से जो है वो बनता है, क्लाउड सिस्टम क्रिएट करता है। बहुत ही कोल्ड विंड्स जो हैं इसमें जो है वो बनती हैं, और ये कहा जा रहा है कि ईस्ट ऑफ रॉकी जो रीजन है आपका, जो आपके यूएस में 2/3 ऑफ द कंट्री है, और वहाँ पर ये डेंजरस स्टॉर्म जो है वो आने वाले टाइम में एक तरह से कहर बरपाने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। टॉपिक इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए ही। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने बोला है कि उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं है 1962, 1965 और 1971 वॉर्स के, और ना ही उनके पास ग्रीन रेवोल्यूशन के कोई रिकॉर्ड्स हैं। तो अब आपको पता है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो है कस्टोडियन है हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स के। 1891 कैलकाटा में इनको बनाया गया था एज इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्काइव्स होते हैं वही जो है पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो न्यू दिल्ली में ऑफ कोर्स इनका ऑफिस सिचुएटेड होता है, और ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ऑफ कोर्स इनको कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, इसलिए कोई ये एक्सपेक्ट करना कि इनको वॉर के डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे तो ये भी हम सही नहीं है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं काला अज़र। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली बोला कि इंडिया कम्प्लीटली काला अज़हर डिसीज़ को जो है वो इरेडिकेट कर देगा आने वाले टाइम में। तो बेसिकली एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है, एक पैरासाइट लेशमीनिया की वजह से ये होती है। बेसिकली जब एक सैंड फ्लाई काट लेती है तो उसकी वजह से ये पैरासाइट बॉडी में एंटर करता है और उसकी वजह से ये बीमारी होती है। कई तरह की होती है, 3 तरह की होती है, विसरल लेशमैनियासिस, क्यूटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस। विसरल जो है वो सबसे सीरियस फॉर्म होती है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। क्यूटेनियस जो है वो सबसे कॉमन फॉर्म है जिसमें स्किन सोर्स होते हैं, और म्यूकोक्यूटेनियस जो है उसमें स्किन और म्यूकोसल लीजन्स होते हैं, ठीक है। जो विसरल लिशमैनिसिस है, अगर उसको टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो 95% इसमें फेटेलिटी रेट पहुंच सकता है। तो अब इसके सिम्टम्स यही होते हैं कि स्किन सोर्स होने लगेंगे, अल्सर्स होने लगेंगे एट द साइट ऑफ द बाइट, इम्यून सिस्टम को अटैक करने लगेगा। 2 से 8 महीने के बीच में जो जनरलाइज सिम्टम्स जो हैं वो अब प्रेजेंट होने लगते हैं। तो जनरली लिपोसोमल एएमबी जो है आपका, वो ड्रग यूज़ किया जाता है मोस्टली इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में, और उसके थ्रू ही इसकी ट्रीटमेंट चलती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मुखलिंगम टेम्पल। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो श्री मुखलिंगम टेम्पल के चीफ प्रीस्ट ने जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला है कि हिस्टोरिक शिवा टेम्पल जो है उसको, जो ये हिस्टोरिक शिवा टेम्पल है, इसको यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डाला जाए। तो ये अब जो है ये टेम्पल जो है अगर हम देखें श्री मुखलिंगम लिंगम टेम्पल, इसको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के जो है रूलर्स ने बनाया था कलिंग किंगडम में, और इसको लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। श्री मुख लिंगेश्वर स्वामी जो हैं जो हैं कि प्रेजेंट डाइटी हैं, और इसमें 3 एंशियंट टेम्पल जो हैं वो एक ही जगह पर लोकेटेड है। मधुकेश्वरा, सोमेश्वरा, भीमेश्वरा टेम्पल यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल में इसको टेम्पल्स को बनाया गया है ऑन द बैंक्स ऑफ मामसद्रा रिवर, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is dark patterns. This topic is important for your science and tech and your economy section both. Okay. So several websites and apps are using dark patterns, especially the social media companies, to coerce the consumer behavior. So it has been found that these softwares can subtly trick users into buying something that they don't mean to buy. Okay, even the social media companies generally, if you are consuming content on social media, you may have encountered that accounts that you do not even follow, their content is also visible on your timeline, even though it is not an advertisement, but still that content is made available to your timeline. So users have complained that they have been forced or they have been made to watch content that they have not subscribed for on the social media platforms. Similarly, these dark patterns softwares, they work
into tricking the consumer to buy an expensive product. Okay, so what they do is, generally you may have seen on Amazon, etc., that there is a spurious countdown which is going on the right side of the product, and your mind says that this is just a small sale, it is going to expire in the next few hours, so you must buy this product, even though that product is highly priced. So but your mind says that it is on sale, so you end up buying that particular product, and next day when you see that product again, the same sale is going on, and it goes on indefinitely for many days. But so that's how dark patterns interfaces are used to coerce or to manipulate the behavior of consumers. So basically the aim is to confuse the consumer and make the cancellation process very hard, so that generally once a consumer buys a product, it becomes difficult for them to cancel that product. Okay, so it endangers the entire experience of internet users, it confuses them, the dark patterns introduce online obstacles, make simple tasks very time consuming, like cancellation of that product. So, as per the US Federal Trade Commission, they observed about 30 dark patterns in just September in a report, and they saw that baseless countdowns for online deals were made, cancellation buttons were made too hard to see or click, and generally, when you are canceling the product, the page crashes. So, after a certain time, your mind says that let's leave it, I would buy that, I would let this product to be buy by me. And once this of course this is currently available on websites and app only, but since the augmented reality and virtual reality platforms are also growing, so these dark patterns are also likely to follow the users into these new channels. So that's why it is being suggested that users must choose user friendly platforms, and which these platforms must respect their right to choose and privacy, and users must give preference to only such platforms. As per a report of Advertising Standard Council of India, they have observed that nearly one third of advertisements that they processed in financial year 2022, they were disguised as regular content by the influencers. So you know that when social media influencers are generally pushing you a product in the name of just their own experience, it is mostly an advertisement which has been sponsored by the product manufacturer. So a task force has also been made to look into this particular issue. So the next topic is Gram Nyayalaya. This topic is important for both polity and governance section. So recently, a parliamentary panel committee has said that state government's apathy towards Gram Nyayalayas has made it almost defunct, and that's why it has recommended to Department of Justice to seriously consider if there is a need to continue this scheme any further. So what are Gram Nyayalayas? These are basically village courts for speedy and easy access to the justice system. They were established under the Gram Nyayalayas Act of 2008. The aim was initially to set up at least 5,000 village courts in India, but only about 200 Gram Nyayalayas, that is just about 4% of the original target, has been met. Each Gram Nyayalaya is a court of judicial magistrate of the first class. Its presiding officer is appointed by the state government in consultation with, of course, the High Court. And Gram Nyayalayas shall be established for every panchayat at the intermediate level, or at least if the villages are very small, then for a group of contiguous panchayats at the intermediate level in a district. And the seat of Gram Nyayalaya is located at the headquarters of the intermediate panchayat, and they go to work to villages, they work there and dispose of the cases. So the jurisdiction is, of course, specified by a notification by the state government in consultation with the respective high court. They can even hold, the Nyaya Adhikari can even hold mobile courts and conduct proceedings in villages. Both civil and criminal jurisdiction is given to the offences, or civil and criminal jurisdiction is given to these Gram Nyayalayas based upon the first schedule and second schedule of the Gram Nyayalayas Act, which can be modified or amended by both the central government and the state governments. Apart from resolving the disputes, apart from resolving the case, these courts are also empowered to settle disputes via conciliation between the parties. Okay, so the next topic is polar bear. This topic is important for your environment section. So bears in Canada's western Hudson Bay are dying at a very fast rate, and especially the female and young polar bears are the worst affected, as per a recent report. So at the time of this survey,
which was conducted in 2021, it was found that there are just 618 bears left in this area, whereas in 2016 the number was 842 in this particular area. So it has been observed that since 1980s the number has seen a drop of about 50%. And polar bears are very important because they are significant predators in the Arctic region, and they serve as a food resource for scavengers like Arctic foxes and Arctic birds. If they are not able to hunt animals like seals, it can severely impact the food chain and also the health of the ecosystem. Once polar bears cannot find seals to eat, they would start moving towards other creatures in the region like Arctic fox or the walrus, and also overpopulation of seals could occur. If we look at the IUCN Red List status, then polar bear is listed as vulnerable category. So the next topic is Veer Bal Divas. This topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently participated in this program of marking the Veer Bal Divas at Major Dhyan Chand National Stadium in Delhi. So it is marked to observe the martyrdom of Guru Gobind Singh Ji's sons. So who were these Sahibzadas? Guru Gobind Singh Ji had four sons: Sahibzada Ajit Singh, Sahibzada Jujhar Singh, Sahibzada Zorawar Singh, and Sahibzada Fateh Singh. All of them were initiated into the Khalsa, and all of them were executed by Mughal forces before their age of 19. So on December 26th, Sahibzada Zorawar Singh and Sahibzada Fateh Singh attained martyrdom when they were executed by the Mughals in 1705 along with their grandmother Mata Gujri. They were suffocated to death inside a brick enclosure. At that time of martyrdom, the ages of Zorawar Singh Ji and Fateh Singh Ji was just 9 years and 6 years respectively. So this is the bravest sacrifice ever given for dharma by any young boys in Indian history. So, who was Guru Gobind Singh Ji? So, he was the 10th Sikh Guru, and he is known for the founding of Khalsa, or the five principles or 5 Ks: Kesh, Kanga, Kada, Kirpan, Kacha. And he fought against Mughals in the Battle of Muktsar in 1705. He was killed by a Mughal assassin in 1708 after the death 1 year after the death of Aurangzeb. So the next topic is Pandit Madan Mohan Malviya. This topic is also important for your art and culture section. PM Modi has recently paid tributes to Pandit Madan Mohan Malviya at a function in Parliament. He was born in 1861 on 25th of December in Allahabad. He was given the title of Mahamana by Mahatma Gandhi ji, who considered him as an elder brother. In 2014, Pandit Malviya was posthumously conferred with Bharat Ratna. In 2016, the Indian Railway started a Varanasi New Delhi Mahamana Express in his honor. He was the founder of Maharashtra's Hindu University, for which he served as the Vice Chancellor for 19 years at least. And he was also one of the founder members of Hindu Mahasabha in 1906, and he was also the chairperson of Hindustan Times for a period of 22 years between 1924 to 1946. He founded many Hindi and English language newspapers, namely The Leader, Hindustan Dainik, Maryada, etc. So the next topic is bomb cyclone. This topic is important for your geography section. So bomb cyclone is continuing to better the US as that toll is mounting. So what is a bomb cyclone? It's a mid-latitude storm in which the central pressure drops very fast, at least for 24 hours, which means that the pressure difference between the center and the periphery increases, which makes the winds very strong, and the rotation of Earth creates a cyclonic effect counterclockwise in northern hemisphere. And when air of different air masses comes together, it creates a cloud system, and it is characterized by very cold winds. So it is expected to hit the Rockies area in the US or east of the Rockies, that is about 2/3 of the country. So the next topic is National Archives of India. This topic is important for your art and culture section. So Director General of National Archives of India has said that it does not have any record of 1962, 1965 and 1971 wars, and also those related to the Green Revolution. So you know that National Archives of India is the custodian of records of enduring value for the government of India, and it was founded in 1891 at Calcutta as the Imperial Record Department. Director General of Archives is given the mandate
state to implement the Public Records Act of 1993. Its seat is located at New Delhi, and it is an attached office of the Ministry of Culture. It does not receive classified documents. That's why, of course, the war documents are not given to them. So the next topic is Kala Azar. This topic is important for your social issues. So PM Modi has recently said that India will completely eradicate Kala Azar disease very soon. It's a neglected tropical disease. It is caused by a parasite called Leishmania, and it is transmitted through the bite of a sandfly. So it affects. There are three types of leishmaniasis. The visceral leishmaniasis is the most serious one and affects the multiple organs. The most common one is cutaneous leishmaniasis, and it causes skin sores, and mucocutaneous leishmaniasis causes the skin and mucosal lesions, and it becomes fatal in over 90. Visceral leishmaniasis becomes fatal in over 95% of cases, of course, if left untreated. So it attacks the immune system, and the symptoms generally appear between 2 to 8 months with very generalized symptoms, including, of course, prolonged fever and weakness. Generally, the treatment is done through liposomal AMB, which is a drug of choice for immunocompetent patients. So the next topic is Sri Mukhalingam Temple. This topic is important for your art and culture section. So recently, the chief priest of Sri Mukhalingam Temple has urged the Archaeological Survey of India to get this temple included in UNESCO's list of World Heritage Sites. So it is one of the architectural masterpieces created by the Eastern Ganga dynasty rulers in the then capital of Kalinga, which is the then capital of Kalinga Kingdom. Who ruled the then capital of Kalinga Kingdom, and this temple is dedicated to Lord Shiva, and it is a trinity of Madhukeshwara, Someshwara, Bhimeshwara temple, and this temple is built in Kalinga architectural style on the banks of Vamsadra river. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.